हेलो, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग हम सर। लोग जो है ह्यूमन इम्प्लीकेशन पढ़ रहे थे, यूनिट नंबर 22, जिसमें हमने पर्सनैलिटी की थ्योरी देखी और आपका जो डिफरेंसेस हैं, डाइवर्सिटी देखी, ह्यूमन ब्रेन के बारे में सीखा और जो जॉन हॉलैंड की जॉब फिट थ्योरी थी उसको देखा, इड ईगो सुपर ईगो जाना। ठीक है, तो उस तरह बढ़ते हुए अब यहाँ पर थ्योरी ऑफ मोटिवेशन एंड देयर प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन। तो हम लोगों ने कुछ थ्योरीज भी पढ़ी, जैसे पर्सनालिटी की थ्योरी, साइको एनालिटिकल थ्योरी, दूसरी थी हमारी ट्रेड थ्योरी, सेल्फ कॉन्सेप्ट थ्योरी, सोशल। ठीक है, और सोशल लर्निंग थ्योरी। ये थ्योरीज भी हम लोगों ने पढ़ ली थी। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन एंड देयर प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस। थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन एंड देयर प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस। तो इसमें क्या है, व्हाट इज मोटिवेशन, मोटिवेशन के बारे में। ठीक, तो मोटिवेशन is derived from the Latin word movere, to move. Accordingly, it attempts to account for the derives and wants of an individual rather than just focusing on the individual action. तो उसने कहा इंडिविजुअल एक्शन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो ड्राइव्स हैं और वांट्स हैं उसकी, वो चीजें ज्यादा, एक्शन से पहले उसके पीछे जो उसको कुछ करने के लिए मजबूर करता है, मूव करने के लिए, और उसको जो इच्छाएं होती हैं। ठीक है, term motivation is complete commonly used and understood by the everyone, but there is no uniform definition. So one can find many definitions and number of books on the subject. In the simplest form of motivation is an organizational context is referred to that as the extent of willingness of an employee to respond to the organizational requirement. तो ऑर्गेनाइजेशन के लिए मोटिवेशन को उसने बताया कि willingness of an employee to respond to the organizational requirement as the extent of willingness of an employee to respond to the organizational requirement. ठीक है, motivation is generally directed consciously or unconsciously towards satisfaction of need. Motivation has direct impact on job performance. तो job performance अच्छी है बुरी है, उसमें मोटिवेशन उसका काम करता है। ठीक है, तो मोटिवेशन के बारे में थोड़ा इसने फिलोसफिकल बातें करी हुई है, तो हम जो है सीधे आएंगे जो इनकी थ्योरी है, थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। ठीक है, ये जो स्क्रीन है क्या लिखा, पढ़ लो बोलो। 10 marks. 10 मार्क्स। ठीक है, अब 10 मार्क्स का मतलब ये तो नहीं है कि जो सामने दिख रहा है यही 10 मार्क्स का है। ये जो लिखा हुआ है इनको जब खोल करके पढ़ोगे तो सब में से समझ लो कुछ ना कुछ पूछा जा सकता है। और अगर पूरे एचआर को बोले तो जिसने इतना ढंग से तैयार किया हुआ है तो 10 मार्क्स का है तो भी आपके 5-6 मार्क्स इसमें से कवर हो सकते हैं। थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन। अभी थोड़ी देर पहले हम किसकी थ्योरीज पढ़ रहे थे? पर्सनालिटी। Personality. ठीक है, अब ये थ्योरीज किसकी है? थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन। ठीक है, Motivation. अब देखो पहले इसको 2-3 बार यहाँ पढ़ते हैं फिर आगे बढ़ेंगे, और अच्छी हैं, जल्दी समझ में आ जाएंगी, कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, हम इस चैप्टर के सेंटर पॉइंट पे पहुंच चुके हैं। ये दिख रहा है, ये बार दिखाई दे रहा है, ये दिख रहा है ना?
तो हम लोग सेंटर पॉइंट पहुंच चुके हैं। तो ये आधा चैप्टर मोटिवेशन और कुछ और भी है आगे, तो उसे बात करेगा। तो क्या बोलते हैं सबसे पहले, साइंटिफिक मैनेजमेंट और रेशनल इकोनॉमिक व्यू, ह्यूमन रिलेशनल मॉडल, एब्राहम मैस्लो नीड ऑफ हायरार्की थ्योरी, ये तो सबको पता है, फ्रेडरिक हर्ट्जबर्ग टू फैक्टर थ्योरी, क्लेटन एडल्फर ईआरजी थ्योरी, ये इससे कनेक्टेड है, अचीवमेंट मोटिवेशन थ्योरी, विक्टर एच व्रूम्स एक्सपेक्टेंसी मॉडल, जेम्स स्टैकी एडम्स इक्विटी थ्योरी, लाइमन वी पोर्टर एंड एडवर्ड ई लायर परफॉर्मेंस सेटिस्फेक्शन मॉडल, रीइंफोर्समेंट थ्योरी। तो ये थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन है, एक एक को हमें देखना है और इसमें से कई सारों के चित्र हैं, उससे जल्दी से समझ में आ जाए, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, करें। सबसे पहले कौन सी थ्योरी है मोटिवेशन की? साइंटिफिक मैनेजमेंट। साइंटिफिक मैनेजमेंट और रीजनल इकोनॉमिक व्यू। ठीक है, तो यहाँ पे फ्रेडरिक डब्ल्यू टेलर साहब हैं, ठीक है, जिनको फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट कहते हैं। एक क्वेश्चन कभी कभी ऐसे ही पूछ लेता है, फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। तो इन्होंने काफी कुछ कहा। साइंटिफिक मैनेजमेंट इज अ सेट ऑफ मेथड्स एंड टेक्निक अप्लाइड टू ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वर्क एट द ऑपरेशनल लेवल फॉर द पर्पज ऑफ इंक्रीजिंग एफिशिएंसी। तो कोई साइंटिफिक मैनेजमेंट है जिसमें मेथड और टेक्निक अप्लाइड करके ऑपरेशनल लेवल पे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वर्क में अप्लाई करके इंक्रीजिंग एफिशिएंसी को करने के लिए किया जाता है। ठीक है, ठीक। He believes that the best way to increase output was to improve the technique and the method used by the worker। यानी आपकी मशीनें कैसी हैं, आप कौन सी टेक्नोलॉजी से काम करते हो, तो आपका आउटपुट जो है इंक्रीज हो जाएगा। वर्कर्स हैड टू एडजस्ट द मैनेजमेंट एंड नॉट द मैनेजमेंट टू द पीपल। तो जो वर्कर हैं हैड टू एडजस्ट टू द मैनेजमेंट एंड नॉट टू द मैनेजमेंट टू द पीपल, मतलब एक तरह से वो वर्कर का एडजस्टमेंट कर रहे हैं काम के लिए, लोगों का मैनेजमेंट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो इतना पढ़ के क्या आपको समझ में आया कि ये, जैसे वहां एक लड़ाई हुई थी हमारी शुरू में चार्ल्स बेबेज साहब की, उन्होंने क्या कहा था? पीपल वही साइंटिफिक तरह से हो सकता है, मैकेनिक उससे ना, तो कुछ उसी तरह इन्होंने वो बोला। ठीक है, Taylor's logical or rational approach to management explained that people are primarily motivated by the economic consideration and will accept more in offered opportunity to empower their economic gain. Put simply, Taylor theory said, सिंपल उसने बोला भैया पैसे बढ़ाओ, तनख्वाह बढ़ाओ, काम आपका ज्यादा हो जाएगा। फिजिकल वर्क कुड बी साइंटिफिकली स्टडीड टू डिटरमाइन द ऑप्टिमल मेथड ऑफ परफॉर्मिंग ए जॉब, एक बात। दूसरा, workers could thereafter be made more efficient by giving prescription of how they what do their, मतलब एक तो उन्होंने कहा है क्या करो, साइंटिफिकली स्टडीड करो फिजिकल वर्क की, तो उससे क्या होगा, परफॉर्मेंस जो है ठीक हो जाएगी। दूसरा उन्होंने बोला कि वो कैसे अपने काम को अच्छा कर पाए, तो उन्हें बताओ। थर्ड, वर्कर वुड बी विलिंग टू अडेयर दीज प्रेस्क्रिप्शन इफ पेड ऑन डिफरेंशियल पीस वर्क बेसिस, मतलब अगर आप उनको भैया कहोगे कि भैया जितने आइटम बनाओगे उतने इंटू पैसे मिलेंगे। तो तीन चीजें उन्होंने बोली। ठीक है, साइंटिफिक अप्रोच टू मोटिवेशन बेस्ड ऑन द रेशनल इकोनॉमिक व्यू हैज हाउएवर बीन क्रिटिसाइज्ड सेवरली, जबकि बाद में क्या हुआ, इसकी बुराई होने लग गई, कमियां निकल गई। A particular behavior scientific have argued that the Taylor and his colleague dehumanized worker by treating them mere a factor of production, मतलब उन्होंने उनको एक मशीन की तरह ट्रीट किया। ठीक है, तो ये किसकी थ्योरी हमने पढ़ी अभी? टेलर साहब की। ठीक है, approaches from motivational viewpoint concerned with the his rather simplistic assumption about the human being. Taylor believed that worker would be motivated more they need for the money, मतलब उन्होंने कहा भैया पैसा दो और काम लो। ठीक है, एक वर्ड हो सकता है रेबल हाइपोथेसिस, पहले पढ़े थे। ठीक है, रेबल
हाइपोथेसिस। तो रेबल हाइपोथेसिस का मतलब कि लोग जो काम करते हैं वो पैसों के लिए काम करते हैं और उसी से मोटिवेटेड होते हैं, ठीक है। He thought that the primary interest of worker economic pain in the form of higher wages, ठीक है। Contrary to this rebel hypothesis, workers seek satisfaction of variety of needs in the workplace, like need of security, social और वो। तो यहाँ पर इसने बोला हुआ है, इसको थोड़ा सा एक पॉइंट यहाँ पे एक्सप्लेन करना पड़ेगा मुझे। Contrary to the rebel hypothesis, worker seeks, तो contrary का मतलब जो उसका हाइपोथेसिस था, किसका? टेलर। ये ऊपर हम टेलर का वो मशीन की तरह ट्रीट करने का और पैसा बढ़ा के देने का बात कर रहे हैं ना। उसने कहा कॉन्ट्रेरी टू दिस रेबल हाइपोथेसिस, लोग कुछ और भी चाहते हैं। क्या चाहते हैं? सिक्योरिटी, सोशल फुलफिलमेंट एंड चैलेंजिंग जॉब इंक्लूडिंग पे। यानी इस लास्ट लाइन में ऊपर वाली बात को थोड़ा क्या कर दिया गया, क्रिटिसाइज कर दिया गया, ठीक है। अब आए साहब एल्टन मेयो। एल्टन मेयो conducted Hawthorne studies, ये पहले भी आया था एक नाम। He found in addition to finding the best technological method to improve output, management needs to look in the human affair. The real power centers with the organization were the interpersonal relation that developed within the working unit. The organizations were to be developed around the workers and had to take into consideration human feelings and attitude. The leader was to facilitate cooperation for attainment of goals by followers. Leaders was to provide opportunity for the personal growth and development of the worker. तो यहाँ उन्होंने क्या करा, उनकी पर्सनल ग्रोथ और उनके डेवलपमेंट को भी क्या करा, कंसीडर किया। मेन फोकस वाज ऑन द इंडिविजुअल नीड रादर देन द ऑर्डर। तो उन्होंने कहा बंदे की नीड पूरी करो बजाय ऑर्गेनाइजेशन की नीड के, ठीक है। और eventually it become clear that assumption that worker are primarily motivated by money may not be correct. तो यहाँ पे एल्टन मेयो साहब ने उस मनी वाली डेफिनेशन क्या कर दिया, थोड़ा सा कार्टेल कर दिया, यानी विरोध किया या अपनी बातें रखी उसने, ठीक है। As a result, employees were given freedom to make their own decision on their job. Greater attention was paid to the organization informal work group. More information was provided by the employee about the manager's intention and about the operation. तो उनसे कनेक्शन बनाया गया, ठीक है। साइंटिफिक मैनेजमेंट मॉडल, द वर्कर वर एक्सपेक्टेड टू एक्सपेक्ट मैनेजमेंट अथॉरिटी टू रिटर्न हायर वेजेस। ह्यूमन रिलेशन मॉडल वर्कर आर, तो इसने बोला जो साइंटिफिक मैनेजमेंट में ज्यादा वेजेस किसको दिए उन्होंने, मैनेजमेंट को, और यहाँ पर उन्होंने थोड़ा वर्कर्स को भी ध्यान में रखा, ठीक है। तो ये छोटे से क्वेश्चंस हैं इसमें, उनको जल्दी से कर लेते हैं। बोलिए पहला क्वेश्चन। लास्ट पॉइंट थोड़ा सा हाँ बता देते हैं। ह्यूमन रिलेशनशिप मॉडल, ये वाला द प्रॉब्लम इन द, अच्छा ठीक है, बिल्कुल गुड, आपने बता दिया कि ये जो मॉडल है इट्स अनड्यू रिलायंस ऑन सोशल कॉन्टैक्ट, मतलब लोगों को ज्यादा क्या हो गया, फायदा हो गया, लोग इसका क्या उठाने लग गए, फायदा एक तरह से, ठीक है। वर्स फॉर मोटिवेटिंग एम्प्लॉय, सोशल कॉन्टैक्ट दो डिजायरेबल बाय देमसेल्फ डू नॉट ऑलवेज हेल्प देम, यानी जो वो मांग करने लगे, उनकी जो इच्छाएं थी। जितेंद्र सिंह राठौर जी, तो जो क्या भाई, तो इसने कहा ह्यूमन रिलेशन मॉडल में क्या प्रॉब्लम आई, अब वो अनड्यू रिलायंस चाहने लग गए लोग, जो वर्कर थे, ठीक है। सोशल कॉन्टेक्ट दो डिजायरेबल बाय देमसेल्फ डू नॉट ऑलवेज हेल्प, तो ये माना गया भाई ऐसा नहीं कि उसी से सब कुछ मोटिवेट हो जाएगा, ठीक है। यानी इस थ्योरी में भी थोड़ी सी क्या आ गई, कमी आ गई, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है द टर्म मोटिवेशन हैज बीन डेराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड मूव और टू मूव, सही है गलत है?
True. 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 True है. Trailer scientific management theory belongs to the content theory of motivation. ये जो शब्द है ना सेकंड क्वेश्चन वाला, ये कंटेंट थ्योरी अभी आगे आएगा. तो टेलर साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी कंटेंट थ्योरी से बिलोंग नहीं करती, आपको ये ध्यान रखना है. टेलर की साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी वो कंटेंट को वो नहीं करती, बिलोंग्स नहीं करती. ठीक है, तो इसका फॉल्स होगा. अभी कंटेंट में कहीं लिखा हुआ दिखाऊंगा एक जगह. ठीक है. ह्यूमन रिलेशन मॉडल इज वन ऑफ द अर्ली थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन. ये ट्रू है सर. तो शुरू में ही आपने सुना होगा कि ध्यान देने लग गए थे ना 1920-30 में ही. हम जब शुरू में पढ़ रहे थे ना, पहले ह्यूमन पे नहीं होता, एक मैन मशीन समझाता था. ठीक है. ओके. ट्रू. हाँ, ट्रू. और अर्ली सॉरी एल्टन मेयो contributed to a great extent of the human relation model. True. ट्रू है. ठीक है. ठीक, चलो अब आ गया था कंटेंट थ्योरी की बात आई थी ना. मुझे एक बार देखना है कहीं कंटेंट थ्योरी का वर्ड यहाँ तो नहीं लिखा हुआ कहीं. अब तो थोड़ा सा कंसंट्रेट होकर देखिए, तो मुझसे छूट जाए तो आप देखिए. क्वेश्चन इस तरह से आता है, विच थ्योरी इज नोन एज द कंटेंट थ्योरी करके ना. नहीं है ना इसमें, ह्यूमन रिलेशन मॉडल में कंटेंट थ्योरी नहीं है ना. नहीं है. नहीं है तो आगे आएगा फिर. ठीक है, चलो अब आगे मैस्लो का. तो मैस्लो आपने बहुत पहले पढ़ा था नहीं पढ़ा था, खासकर जिन्होंने जेआईबी हमारे साथ किया होगा. भूल गए सर. भूल गए, चलो कोई बात नहीं. ये देखिए मैस्लो की हायरार्की ऑफ नीड. हायरार्की ऑफ नीड कि उसे जीवन में क्या चाहिए. तो सबसे पहले उसे क्या चाहिए, फिजियोलॉजिकल, यानी लाइफ Physiological. चलती रहे. लाइफ जो फूड, रोटी कपड़ा मकान. ऑक्सीजन, रोटी कपड़ा मकान. ठीक है, मकान भी नहीं, सबसे पहले रोटी कपड़ा. ठीक है. फिर आता है कि इसको इस तरह समझो कि जब बंदे की जॉब लगती है तो सबसे पहले वो कहता है भैया कुछ मिलना चाहिए जिससे मैं खा सकूं. फिर उसने कहा कि जो जॉब है वो कैसी होनी चाहिए, परमानेंट होनी चाहिए. Permanent. परमानेंट हो, ऐसा ना हो कल सुबह जाऊं Secure. कहे आज मत आना. सिक्योर्ड हो यानी हाइजेनिक हो, आपका लाइफ का रिस्क ना हो. फिर बोलता है लव एंड बिलोंगिंग. Mill. तो लव बिलोंगिंग में बोलता है कि वो इस तरह से चले कि लोग उसे, परिवार में उसके थोड़ा सम्मान हो, सब कुछ हो. ठीक है. फिर तीसरे में बोलता है एस्टीम यानी प्रमोशंस हो उसके, और प्रमोशंस के बाद सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, जो उसे चाहिए था वो उसे मिल गया. ठीक है. तो ये आपको जो क्वेश्चन है मैस्लो की हायरार्की ऑफ नीड, ये भी आपका इसमें आता है और इसी से बंदा मोटिवेट भी होता है. कैसे होता है, द प्रोमिनेंस ऑफ दीज नीड्स जनरली फॉलो ए हायरार्की. यानी उसने कहा कि भैया जो भी आपको चाहिए वो एक हायरार्की में काम करता है. ठीक है. फॉलो ए हायरार्की व्हेन ए नीड इज सेटिस्फाइड देन ओनली टू द नेक्स्ट नीड. यानी यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां, इस तरह चलेगा. वो जो 5 स्टेप थे ना, सबसे पहले उसे ये चाहिए, फिर ये चाहिए, फिर ये चाहिए. तो उस तरह से उसकी मोटिवेशन फैक्टर काम करते हैं. ठीक है. दे आर प्रिपेयर्ड टू सेक्रीफाइस ए लोअर ऑर्डर नीड फॉर द अचीविंग हायर. अभी बता दे रहा हूं कि जो मैस्लो की हायरार्की थी, उस हायरार्की को आगे आने वाले एक साइकोलॉजिस्ट ने ब्रेक किया.
उसने कहा कि ये जो सीक्वेंस है, मैस्लो ने तो बोला क्या होता है, सीक्वेंस, मैस्लो ने बोला सीक्वेंस, ठीक है। तो ये जो सीक्वेंस है, इस सीक्वेंस को जरूरी नहीं ऐसे ही पाया जाए, अभी आगे आएगा। उन्होंने कहा हो सकता है कोई सीधे सीधे इस स्टेज में आ सकता है, या सीधे इस स्टेज से कहां पहुंच सकता है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में, ठीक है। तो आपको पहले तो इसकी जो नीड है, साइकोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल, सेफ्टी सिक्योरिटी, सोशल नीड, सेल्फ एस्टीम, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, तो ये आपको ध्यान रखनी है। 5 बेसिक लेवल ऑफ नीड है उसके लिए काम, ठीक है। अब फिजियोलॉजिकल जो उसी को वो कर रखा, उनका फूड, ड्रिंक, शेल्टर, ऑक्सीजन, स्लीप, सेक्स, वेदर, जो एक नेचुरल एक जीव जंतु को चाहिए होता है, वो सब चीज यहाँ पर इसमें आता है, ठीक है। सेफ्टी में क्या कहता है, नीड्स आर मेट, मैस्लो सजेस्टेड दैट सेफ्टी नीड आर मोस्ट रेडली ऑब्जर्व इन द इन्फेंट एंड यंग चिल्ड्रन बिकॉज ऑफ देयर रिलेटिव हेल्थ। तो जब उन्हें खाना मिल जाता है तब वो देखते हैं भैया कि जो मतलब हम थोड़ा सा सिक्योर्ड रहे, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, सेफ्टी के लिए जॉब सिक्योरिटी, सैलरी इंक्रीज, सेफ वर्किंग कंडीशन, यूनाइजेशन और लॉबिंग फॉर प्रोएक्टिव लेजिस्लेशन आएगा, ठीक है। मैनेजरल प्रैक्टिसेस टू सेफ्टी टू सेटिस्फाई द सेफ्टी नीड्स ऑफ द एम्प्लॉय इंक्लूड पेंशन स्कीम, ग्रुप इंश्योरेंस, प्रोविडेंट फंड, ग्रेचुइटी, ये सब क्या है, सेफ्टी नीड की एग्जांपल। ये जिनके घर में बेबी बात कर रहे हैं, थोड़ा सा वो करो। मैंने आपसे कहा आपके घर के अगल बगल कोई आवाज आ रही है तो समझ लो सब कुछ आ रही है। चलो, तो ये क्या है आपका सेफ्टी नीड। सोशल नीड में क्या करता है, उसने कहा डिजायर टू बिलोंगिंग एंड अफेक्शन इन ए सोशल कॉन्टेक्स्ट। इन द ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्टेक्स्ट सोशल नीड रिप्रेजेंट द नीड ऑफ द कॉम्पेटिबल वर्क ग्रुप। तो जहां वो काम कर रहा है, उस काम करने के प्लेसेस पे कंपेटिबल वर्क ग्रुप चाहिए, पीयर एक्सेप्टेंस चाहिए, प्रोफेशनल फ्रेंडशिप और फ्रेंडली सुपरविजन, ठीक है। फ्रेंडली सुपरविजन मतलब दोस्त जैसे करते हैं ना, ठीक है। दीज आर द नीड्स ऑफ वन एक्वायर लर्न टू अडॉप्ट थ्रू एक्सपीरियंस एंड दीज नीड्स आर मोस्टली कल्चरली डिटरमिन्ड। तो जैसा ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर होगा उससे तय होगी, ठीक है। अब आता है सेल्फ एस्टीम नीड। तो यहां पर थोड़ा सा क्या और ऊपर जाना उसको, तो उसने कहा नीड जनरेट्स अ फीलिंग ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड बीइंग यूजफुल एंड नेसेसरी इन द वर्ल्ड। उसे लगना चाहिए कि मेरा कुछ वजूद है यहाँ पर, मैं ऐसे ही नहीं हूँ, खाली एक वर्कर नहीं हूँ, मेरे बिना तो ये चलेगा नहीं, ऐसा सोचना, ठीक है। इन कंट्रास्ट द थ्वाटरिंग ऑफ द दीस नीड लीड्स टू ए फीलिंग ऑफ इंफीरियरिटी, ineptness, weakness, and helplessness. Maslow emphasized the healthiest self-esteem is based on the earned respect from others rather than on fame situation. अब देखो यहाँ पे, इसको देखो जना, उसने कहा कि मुझे फेम, स्टेटस और क्या है एडुलेशन, मीनिंग मेरे को पता नहीं इसका, मतलब मुझे ये चीज नहीं चाहिए। क्या चाहिए मुझे, सेल्फ रेस्पेक्ट मिलनी चाहिए मुझको, तो सेल्फ एस्टीम में बोला हुआ, ठीक है। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ वर्क प्लेस सेल्फ एस्टीम नीड्स करस्पॉन्डेड टू जॉब टाइटल, सीनियरिटी, मेरिट, पे इंक्रीज, पीयर सुपरवाइजर रिकॉग्निशन, चैलेंजिंग वर्क रेस्पॉन्सिबिलिटी, मैनेजरियल प्रैक्टिस टू फुलफिल दीज नीड्स इंक्लूड चैलेंजिंग वर्क असाइनमेंट देते हैं आपको, परफॉर्मेंस फीडबैक चलता है, परफॉर्म रिकॉग्निशन, ये सब चीजें होती है, ठीक। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, इसको समझने में दिक्कत होती है, इसे समझ लो जरा, ठीक है। दिस लेवल ऑफ नीड एनकम्पासेस द एबिलिटी टू accomplish माने सब मिल गया, एंड अचीव समथिंग इन लाइफ, जो चाहा था वो मिल गया, ठीक है। टू मैक्सिमाइज वंस पोटेंशियल एट द डिजायर टू बिकम वन कैपेबल ऑफ बिकमिंग। कोई आदमी कहाँ तक जा सकता है, इच्छा नहीं, वन इज कैपेबल ऑफ बिकमिंग, अगर उसमें योग्यता है तो वहां तक बन जाए। बाय बीइंग अवेयर ऑफ द सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स ऑफ subordinates, managers can use a variety of approaches to enable the
farmer to achieve their personal as well as the organizational goal. The workers who operate a self-actualization need do prefer autonomy and do not require supervision. तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में अब क्या है, अल्टीमेट बॉस बनना, अब मुझे कोई सुपरवाइज करने वाला ना हो, ठीक है। 10 it is possible for some at least not to go through every step in hierarchy. तो ये जो बात आई मैंने बताई थी आपको कि ऐसा माना गया कि कोई जरूरी नहीं है कि वो इसी लेवल से जाए. Another problem of the Maslow theory is the operationalization of the sum of these concepts, which make it difficult for researcher to test the theory. For instance, how does one measure to self? किसी को कैसे पता कि भैया मैं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में पहुंच गया, ठीक है। चलो अब आया हर्ट्जबर्ग 2 फैक्टर मोटिवेशन हाइजीन थ्योरी, इसको बोलते हैं हाइजीन थ्योरी, ठीक है। देखो एक तो होती है सैलरी, आपको पता है कि जो कोयले की खदान में काम करते हैं उनकी सैलरी और एक जो सिंपल कारपेंटरी का काम करता है घर में उनकी सैलरी में फर्क किसकी ज्यादा होती है? कोल में कोयले फैक्ट्री वाले, कोल फील्ड में जो काम करते हैं उसका बहुत होती है उनकी सैलरी, ठीक है। तो सब लोग वही काम क्यों नहीं कर लेते? रिस्क ज्यादा है सर उसमें। रिस्क का तो पेड हो जाता है, और क्या रिस्क के अलावा? हाइजीन, हार्ड वर्क तो बाहर सड़क में पत्थर तोड़ने वाला भी कर लेता है। देखो फ्रेडरिक हर्ट्जबर्ग, हाइजीन नहीं है सर, हाइजीन नहीं होता है, ठीक है। एक्सटेंडेड टू वर्क ऑफ मैस्लो एंड डेवलप ए स्पेसिफिक कंटेंट थ्योरी, ये आ गया। देखो क्वेश्चन था ना, क्वेश्चन आएगा कि कंटेंट थ्योरी किस नाम से किस थ्योरी को हम कंटेंट थ्योरी के नाम से जानते हैं, तो क्या बोलोगे आप? 2 फैक्टर थ्योरी, हर्ट्जबर्ग, हर्ट्जबर्ग, ठीक है, ये इसको हाइजीन थ्योरी बोलते हैं। कंटेंट थ्योरी ऑफ वर्क मोटिवेशन, ही कंडक्टेड a widely reported study on about 200 accountants and engineers from 11 industry of the, तो कुछ उसमें वो किया, उन्होंने 2 क्वेश्चन पूछे, 2 questions. Why did you feel particularly good about your job? और what you feel exceptionally bad? कुछ खास चीज जो आपको अच्छी लगती हो और कुछ ऐसी विशेष चीज जो आपको बुरी। तो इसको बोलते हैं व्हाट टर्न यू ऑन, किससे आप खुश हो जाते हैं, किससे आप मुरझा जाते हैं, ठीक है। तो उसने जब क्वेश्चन पूछे तो उसने बोला, उसने कहा कि जो भी लोग हैं सब में डिफरेंट टाइप ऑफ कंडीशन फॉर गुड एंड बैड फीलिंग होती है। His study revealed that the factors responsible for job satisfaction are quite different from one factor. This led to the dissatisfaction. Reported good feeling were generally associated with the good job experience and job content. तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? कंटेंट थ्योरी, कि आपका जॉब का एक्सपीरियंस कैसा है और आपका जॉब का कंटेंट क्या है। रिपोर्टेड बैड फीलिंग ऑन द अदर हैंड वर जनरली एसोसिएटेड विद द सराउंडिंग। तो बैड फीलिंग हमेशा किसके बारे में होती है? सराउंडिंग के लिए, और इसको बोलते हैं जॉब कॉन्टेक्स्ट, यानी जॉब के इर्द गिर्द जो चीजें हैं, जॉब के पेरिफेरल में जो सब कुछ है उसे बोलते हैं जॉब कॉन्टेक्स्ट, और एग्जैक्टली जो जॉब होता है वो जॉब कंटेंट होता है, ठीक है। तो हर्ट्जबर्ग ने बोला कि जो गुड फीलिंग होती है, गुड फीलिंग से मतलब है good feeling were generally associated with the job experience and job content, or bad feeling were the associated with the surrounding peripheral aspect of job or the job context, ठीक है। These two feelings were not adverse to each other. These two feelings were not adverse. तो इसको समझना आपने, ये दोनों ही बातें, 2 फीलिंग्स एक दूसरे की एडवर्स नहीं है,
उसका अपना एक मतलब है, इसका अपना एक मतलब है। इफ ए पर्सन वाज satisfied with the job in a particular condition, the absence of such condition would not mean job day. मतलब है तो ठीक है तो अच्छा है, नहीं है तो ये दो भी अच्छे हैं। नहीं, तो अच्छा नहीं, कोई बात नहीं। है तो अच्छा है, नहीं है तो कोई बात नहीं, ठीक है। बट इट माइट बी कॉल्ड ऑन नो जॉब्स, मतलब इसका मतलब क्या है, अच्छा होना है, या यहां बोला बट इट माइट बी कॉल्ड नो जॉब सेटिस्फेक्शन। इन दोनों वर्णों को समझना पड़ेगा आपको। अच्छा, और एक बार बता अलग अलग दीजिए वो बताते जॉब बताते कॉन्ट्रैक्ट। इन दोनों वर्ड्स में बहुत खास बात है। इसने बोला वुड नॉट मीन जॉब डिससेटिस्फेक्शन, इसका मतलब ये नहीं कि उनको जॉब डिससेटिस्फेक्शन है, बट नो जॉब सेटिस्फेक्शन है। बोलो। जॉब, सर इससे डिफरेंस क्या है जॉब डिससेटिस्फैक्शन और नो जॉब यही बता रहे हैं, जॉब डिससेटिस्फेक्शन और नो जॉब सेटिस्फेक्शन। वो कहता है कि ये, इसका मतलब ये नहीं है, बट ये है। The absence of such content would not mean job dissatisfaction. तो यहां पर मैं ऐसे लिखता हूं, satisfied प्लस और नो। नो जॉब सेटिस्फाइड, ये वैल्यू नहीं करता यहां पर। मतलब कहने का मतलब है कि सेटिस्फाइड हूं, और अगर वो चीज नहीं है तो वो ये नहीं कहेगा मैं नॉट सेटिस्फाइड हूं, वो कहेगा नो जॉब सेटिस्फेक्शन, कि जॉब सेटिस्फेक्शन नहीं है। डिससेटिस्फेक्शन और नो जॉब सेटिस्फेक्शन में फर्क है। वो कहेगा यहां पर नो जॉब सेटिस्फेक्शन है, या कहेगा जॉब सेटिस्फेक्शन है, वो डिससेटिस्फेक्शन नहीं कहेगा। थोड़ा सा और देखने की कोशिश करते हैं। सिमिलरली अपोजिट ऑफ जॉब डिससेटिस्फेक्शन इज नॉट जॉब सेटिस्फेक्शन, यानी अगर वो कहता है कि यहाँ पे अपोजिट ऑफ जॉब, इसका मतलब क्या नहीं है, नॉट जॉब सेटिस्फेक्शन। वो कहता है इन दोनों का मतलब एक नहीं है, यानी ये चीज और ये चीज ये सेम नहीं है। सर हम ये बोल सकते हैं ना सर, खुशी नहीं है मतलब ये जरूरी नहीं है कि दुखी है। बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड, सही बताया, बिल्कुल सही बताया कि आजकल आप खुश नहीं हो, ठीक है, नहीं है खुश, बट दुखी भी नहीं हूं मैं, सेटिस्फाइड हूं और या नहीं हूं, तो इसका मतलब मैं डिससेटिस्फाइड हूं ये नहीं है। ये है कि मैं नॉट सेटिस्फाइड हूं, बट डिससेटिस्फाइड नहीं हूं। तो ऐसा हो सकता है कि वो सेटिस्फाइड हो, और अगर सेटिस्फाइड नहीं है तो वो डिससेटिस्फाइड नहीं है, वो कहेगा नो जॉब सेटिस्फेक्शन है। सर नॉट द एक्सट्रीम केस है। नॉट, हाँ ऐसे कह सकते हैं कि नॉट का मतलब तो अल्टीमेट हो गया, यानी इस तरह कह दो कि एक तो है हैप्पी, एक है सैड, एक बीच में भी है क्या, नॉट हैप्पी। उसको हम नॉट हैप्पी नहीं बोले, नॉर्मल न्यूट्रल बोल सकते हैं। न्यूट्रल बोल सकते हैं। नॉट हैप्पी तो
नॉट हैप्पी होने का मतलब सैड नहीं है। तो इसका यही कहना है कि सेटिस्फाइड ना होने का मतलब डिससेटिस्फाइड नहीं है। सेटिस्फाइड ना होने का मतलब डिससेटिस्फाइड नहीं है। तो यहाँ पर जो फीलिंग्स हैं उसकी, वो एक दूसरे की अपोजिट नहीं है। यानी अगर हमने यहाँ हैप्पी लिखा है तो इसका मतलब सैड नहीं है। हो सकता हो किस पोजीशन पे हो, नॉर्मल पे। और इसी तरह दूसरा का बोला इसने, हर्जबर्ग सजेस्टेड दैट द अपोजिट ऑफ सेटिस्फेक्शन इज नॉट डिससेटिस्फेक्शन as was traditionally believed. Removing dissatisfying characteristics from a job does not necessarily make the job satisfying. मतलब जिनसे आप नाराज रहते हैं उनको हटा दिया। मान लिया आपको एक मशीन की आवाज आती है, उससे आप डिससेटिस्फाई रहते हैं, आपने वो हटा दी मशीन, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप सेटिस्फाई हो जाएंगे। अरे एक मिनट रुक जाओ, बैटरी बदल रहा है जरा। चलिए, तो थोड़ा सा समझ में आया कि सर सेटिस्फाई हूं, ठीक है। तो अगर सेटिस्फाई नहीं हूं तो इसका मतलब ये नहीं होता कि मैं डिससेटिस्फाइड हूं। इसका मतलब है नो जॉब सेटिस्फेक्शन, ठीक है। जैसे अभी किसी ने बोला था कि नॉट तो बिल्कुल अपोजिट केस हो गया, ठीक। ऐसे ही हैप्पी का मतलब, हैप्पी नहीं है तो इसका मतलब सैड है, ये जरूरी नहीं है, वो नॉर्मल हो सकता है। हर्जबर्ग थ्योरी इज बेस्ड ऑन द टू फैक्टर, द फैक्टर लीडिंग जॉब सेटिस्फेक्शन एंड द फैक्टर लीडिंग टू जॉब सेटिस्फेक्शन। तो कुछ चीजें तो उनको जॉब सेटिस्फेक्शन की तरफ करती हैं और कुछ चीजें जॉब डिससेटिस्फेक्शन। तो हमने बोला था कि ये जो डिससेटिस्फेक्शन वाले फैक्टर कौन से होते हैं, हाइजीनिक वाले, और सेटिस्फेक्शन वाले मोटिवेशनल फैक्टर होते हैं, ठीक है। तो इसमें देखो अब क्या चीजें हैं। उसने कहा द प्रेजेंस ऑफ सच फैक्टर क्रिएट हाईली मोटिवेटिंग सिचुएशन बट देयर एब्सेंस डज नॉट कॉज दिस। ये देखो बार बार समझ लो, है तो ठीक है, नहीं है तो
क्या नहीं है तो? डिससेटिस्फाई भी नहीं हूँ। नहीं, हिंदी में बताओ। है तो ठीक है, नहीं है तो? असंतुष्ट नहीं है, नहीं है फिर भी ठीक है, कोई बात नहीं। कोई बात नहीं। कोई बात नहीं, चलता है। ठीक है, तो आप लोग भी क्या अपने जॉब से सेटिस्फाइड हैं? सर बहुत सारे लोग नहीं होंगे सर। डिससेटिस्फाइड नहीं है कोई और बात सर नहीं, सर, डिससेटिस्फाइड भी डिससेटिस्फाइड नहीं है। नहीं है। नॉट सेटिस्फाइड। हाँ, कोई बात नहीं। मतलब हो सकता है कि हम अपने जॉब कोई से बात सेटिस्फाइड नहीं। नहीं हो, बट जॉब सर्टिफिकेट। डिससेटिस्फाइड भी नहीं है। हाँ सर, कोई बात नहीं सर। चलो, चलता है। ठीक है, तो सैलरी मोटिवेशनल में सेटिस्फाइड रहते हैं। चलो, people tend to respond positively to the presence of such factor. ये हर्जबर्ग के 6 ऐसे फैक्टर हैं जो मोटिवेशन फैक्टर, यानी रिकॉग्निशन होना, एडवांसमेंट होना, रेस्पॉन्सिबिलिटी मिलना, अचीवमेंट होना, पॉसिबिलिटी ऑफ ग्रोथ, वर्क इटसेल्फ, ये मोटिवेशनल फैक्टर है इसके। ठीक है, अब वो बोलता आगे, फैक्टर्स लाइक अचीवमेंट एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी आर रिलेटेड टू जॉब इटसेल्फ एंड अदर इमिनेट फॉर्म ऑफ इट। यानी इसके जो 2 हैं, कौन कौन से? अचीवमेंट एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी, ये तो है जॉब से रिलेटेड, जॉब इटसेल्फ, और अदर जो है इससे क्या है, कनेक्टेड है। ये सब क्या है, बाकी इनसे कनेक्टेड है। द सेट ऑफ फैक्टर हैज बीन डेजिग्नेटेड एज मोटिवेटर्स एंड सेटिस्फायर एंड आर रिलेटेड टू द जॉब कंटेंट। ठीक है, हाइजीन और मेंटेनेंस फैक्टर, हाइजीन और मेंटेनेंस फैक्टर। ठीक है, this set of factors is such that their presence does not significantly motivate the employee, but तो वो कहता है कि उससे मोटिवेशन तो नहीं हो रहा अगर वो है तो, बट क्या हो रहा है, सीरियस। जैसे मान लिया क्लीन वाटर, क्लीन वाटर, अगर इसकी अवेलेबिलिटी नहीं है तो आदमी क्या हो जाएगा, डिससेटिस्फाइड। और अगर है तो कहेगा इट्स ओके। क्या कहेगा, वो कहेगा क्या हुआ, सब जगह ही तो होता है साफ पानी, कौन सा नया काम कर दिया। बट नहीं है तो शिकायत करेगा। The non-availability of such factor is likely to affect motivation, यानी इनका नहीं होना बहुत गलत होता है, और होने से फर्क क्या नहीं होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे यूरिनल में सर एक एग्जांपल है, कहीं हाँ, ब्रांच में नहीं होता तो बहुत प्रॉब्लम होता है, और बहुत होता प्रॉब्लम तो ये ध्यान नहीं देते, तो ध्यान नहीं देते। ठीक है, नहीं होगा तो फिर हंगामा हो जाएगा। हाँ, हंगामा हो जाता है। तो उसने कहा ये 10 हैं ऐसे फैक्टर। कौन सा, कंपनी की पॉलिसी एंड एडमिनिस्ट्रेटर, अगर ये नहीं है तो बंदा क्या होगा, डिससेटिस्फाई होगा। टेक्निकल सुपरविजन नहीं है तो डिससेटिस्फाई होगा। इंटरपर्सनल रिलेशन एंड सबऑर्डिनेट नहीं है तो नहीं होगा, मतलब डिससेटिस्फाई होगा। सैलरी नहीं है तो डिससेटिस्फाई होगा। जॉब सिक्योरिटी नहीं, डिससेटिस्फाई। पर्सनल लाइफ डिससेटिस्फाई, डिससेटिस्फैक्शन। वर्किंग कंडीशन डिससेटिस्फाई। स्टेटस डिससेटिस्फैक्शन। इंटरपर्सनल रिलेशन विद सुपीरियर डिससेटिस्फैक्शन। इंटरपर्सनल रिलेशन यानी इनकी एब्सेंट अगर है तो क्या है, डिससेटिस्फैक्शन। अब डिससेटिस्फैक्शन का मतलब ये नहीं है कि बंदा क्या करे, विद्रोह। इसका मतलब ये नहीं है कि बंदा जॉब को छोड़ दे, ये जरूरी नहीं है। ठीक है, सैलरी सर क्यों घुसा दिया बीच में? सही बता। सैलरी, ये मिनिमम सैलरी होगा क्या? हाँ,
मिनिमम मतलब कुछ तो होगी सैलरी। ये आप लोगों को स्क्रीन दिखाई दे रही है ना? यस सर। नहीं सर, नहीं दिख रहा है। सर है? हाँ दिख रहा है। सर बीच में दिख चला रहा है। गया था अभी। अभी दिख रहा है? हाँ दिख अभी रहा अभी तो दिख रहा है। दिख रहा है, जॉब क्वाइट करके दिखा रहा है। तो मतलब इसमें जूम में प्रॉब्लम चल रही, मेरे सामने स्क्रीन नहीं आ रहा। सर थोड़ी देर पहले ऐसा आ रहा था। आ गया, ठीक। तो बात आ रही थी यहाँ पे सैलरी की। तो सैलरी एक फैक्टर है जिसके ना होने से क्या होगा? डिसैटिस्फेक्शन होगा। जी सर। बट है तो भैया, वो होती है, सबकी होती है, हमारी भी है। ठीक है, हम्म, तो थोड़ा समझ में आया नहीं आया? जी हाइजीन सर। और मेंटेनेंस फैक्टर आर कॉन्टेक्स्ट फैक्टर, और जो वो वाले फैक्टर थे मोटिवेशनल वाले, वो कौन से थे? कंटेंट। कंटेंट। और ये क्या है? कॉन्टेक्स्ट। कंटेंट। कॉन्टेक्ट। They provide a background on which people work. They create an atmosphere for doing work, but is nothing in them that nothing in them that motivate them. मतलब इनसे मोटिवेट नहीं होता इन चीजों से। ठीक है, अकॉर्डिंग टू हजबंड दे कैन डिससेटिस्फाइड बाय देयर एब्सेंस बट कैन नॉट सेटिस्फाई बाय देयर प्रेजेंट। ठीक है, थोड़ा थोड़ा तो समझ में आ गया होगा, ज्यादा नहीं भी आया होगा तो। ठीक है, चलो इसके लिए मैं एक चित्र दिखाता हूँ आपको। add-on facility। किसकी है ये थ्योरी? हर्बर्ग। मोटिवेशन। नाम बताया था ना, हर्जबर्ग। हर्जबर्ग की टू फैक्टर मोटिवेशन। हाइजीन थ्योरी करके बोलते हैं। ठीक है, चलो तो इसमें देखो, यहाँ पे देख लो, हाइजीन फैक्टर दिए हुए हैं और इधर दिए हुए हैं मोटिवेशन फैक्टर। ठीक है, हाइजीन फैक्टर की एब्सेंस क्या पैदा करती है? डिससेटिस्फेक्शन। और मोटिवेशनल फैक्टर की प्रेजेंस क्या पैदा करती है? सेटिस्फेक्शन। और इनके नहीं होने से ये नहीं मानना है, क्या नहीं मानना है? ज्यादा कुछ नहीं मानना है। मतलब कह रहे कोई बात नहीं, है कोई ना? बात जी। यानी अगर ये चीज नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है, क्या? ये नहीं है इसका मतलब। और ऐसे ही अगर ये है तो इसका मतलब ये नहीं है। मोटिवेशन मिल गया। ठीक है, तो मोटिवेशन फैक्टर में प्रमोशन, अपॉर्चुनिटीज फॉर पर्सनल ग्रोथ, रिकॉग्निशन, रेस्पॉन्सिबिलिटी और अचीवमेंट, इनके होने से बंदा जॉब सेटिस्फाइड होता है। और अगर नहीं है तो डिससेटिस्फाइड नहीं होता। मुझे इसके पीछे रीजन वही लगता है कि भैया डिससेटिस्फाइड हो रहे हो तो घर जाओ। ठीक है, याद रहेगा 2 दिन तक। मैंने आपको स्पेशली बोल दिया है कि इन टॉपिकों की जो पिक्चर्स हैं मैं दूंगा अभी, आप इसको बुक से, जहां पर भी बॉक्स बने हुए हैं ना बुक में, उन चीजों को जरूर अपने माइंड में रखना है आपने। ठीक है, चलो अब ये क्वेश्चन आ गया। ठीक है, देयर आर 5 टाइप्स ऑफ नीड्स अकॉर्डिंग टू मैस्लो थ्योरी। कोई शक है किसी को? नहीं सर। नो। अगला।
सेल्फ एस्टीम नीड्स द हाईएस्ट है। ये रॉन्ग है। गलत। वो तो स्टार्टिंग है बस। नहीं, स्टार्टिंग नहीं, बीच का है। बीच Self- सेल्फ फोर्थ एक्चुअलाइजेशन। नंबर का है सर सेल्फ एस्टीम। बीच Which फोर्थ है है, सेल्फ एस्टीम फोर्थ स्टेज fourth है। का। थर्ड, हर्बर्ट थ्योरी इज प्रेस्क्रिप्टिव इन नेचर। सही है। हर्बर्ट टू फैक्टर थ्योरी है ना, वो हाँ, कहता है okay, प्रेस्क्रिप्टिव इन okay. नेचर। राइट। ऑपोजिट होगा, इसका- डिस्क्रिप्टिव होगा। इसका मतलब ये है, प्रेस्क्रिप्टिव का मतलब कि भैया ये वाली दवाई खा लो, ठीक हो हाँ। जाओगे। अच्छा। तो इसका आंसर क्या दिया, देखना जरा। ये सही होना चाहिए सर, मतलब इसमें क्या? क्योर होता है, एनवायरमेंट क्योर होता है। हाँ, ये बात भी सही है, प्रेस्क्रिप्टिव नेचर है। ट्रू दिया सर। ट्रू है ना। सही है सर। चलो नेक्स्ट, हर्बर्ट थ्योरी इज बेस्ड ऑन टू फैक्टर नेमली मॉड्यूलस। ठीक है ना, सही है। ठीक है। True. चलो सेकंड दोबारा रिपीट करेंगे सेकंड को। सेकंड, सेल्फ एस्टीम नीड्स। इसको मैं बना देता हूँ ना इसमें। जी। देखो आपका इस तरह होता था, सबसे पहले हाँ, फिजियोलॉजिकल, Physical need, फिर क्या है, सेफ्टी, सेफ्टी, safety, फिर क्या है, लव एंड दिस लव बिलोंगिंग, बिलोंगिंग, सोशल सोशल या बिलोंगिंग वाली, फिर क्या है, सेल्फ सेल्फ एस्टीम, self फिर क्या है, esteem, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ठीक है। चलो अब ये जो ईआरजी थ्योरी है, ईआरजी थ्योरी एडल्फर ने करी, और ये क्या है, दिस थ्योरी इज बेस्ड ऑन एग्जिस्टेंस, रिलेटेडनेस एंड ग्रोथ। ईआरजी थ्योरी भी बिल्कुल आपने जो अभी वो पढ़ी ना, क्या किसकी थ्योरी पढ़ी, मैस्लो का। मैस्लो का, वही है सेम। अब मैं दिखाता हूँ आपको। उसको थोड़ा और प्रिसाइज कर दिया, नहीं, एलोबरेट किया। वो 3 को 2 कर दिया ना, सॉरी 5 को 3 कर दिया। नहीं नहीं, वो फैक्टर तो 6 करे, लेकिन ग्रुपिंग कर दी उसकी। यहाँ प्रिसाइज देखो, किया है ना सर। यहाँ बोलता है, आपने ये भी पहले देख लिया, ये फिजियोलॉजिकल, सेफ्टी नीड, सोशल नीड, और इधर सेल्फ एक्चुएशन। इन्होंने क्या करा, जो इन दो पार्ट को, ये एस्टीम वाले पार्ट को 2 पार्ट में कर दिया, जिसमें यहाँ elaborate एक किया, एक्सटर्नल और एक internal। इंटरनल कर दिया। और ईआरजी थ्योरी क्यों कहते हैं, ये दोनों नीड्स उसकी एग्जिस्टेंस के लिए चाहिए। ये दोनों रिलेटेडनेस, कंपैरिजन, और ये क्यों चाहिए, ग्रोथ। ठीक है। और ये सर अगर जो इंटरनल एस्टीम वो अपने बारे आप क्या सोच रहे हो, और हाँ। एक्सटर्नल एस्टीम वो बाहर वाला आपका बारे क्या सोच रहे हैं, यही है क्या? एक्सटर्नल एस्टीम नीड, दुनिया को दिखाने के लिए, खुद को दिखाने के लिए। हाँ, ऐसा जो कुछ ना? मैं जो हाँ, आई थिंक इसी होना चाहिए। हाँ, मैं खुश हूँ, जैसे मेरा बैंक हाँ, काम कर रहा हूँ मैं। अपनी खुशी एक तरह से ना। और और एक्सटर्नल ये क्या है, मेरा दूसरा क्या सोच रहे हैं। दूसरा क्या सोच रहा है। और यहाँ क्या है, अगर ये चीज होती जाएगी तो सेटिस्फेक्शन है, और क्या है, प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन है। अगर नहीं है तो फ्रस्ट्रेशन है, और क्या है, रिग्रेशन है। ठीक है। तो मैस्लो की जो थ्योरी थी, उस थ्योरी का ही एक्सटेंशन कौन सी थ्योरी है, ईआरजी थ्योरी है। और ईआरजी के जो नेम है, दिस थ्योरी इज बेस्ड ऑन एग्जिस्टेंस, रिलेटेडनेस एंड ग्रोथ। ठीक है। ईआरजी फर्स्ट 5 लेवल की जगह इन्होंने क्या कर दिए, ओनली 3 कर दिए। सेकंड, उन्होंने क्या करा, इसमें जो मैं बता था जंप हो जाएगी, तो मैस्लो ने तो कहा था रिजिड स्टेप लाइक प्रोग्रेशन, लेकिन इन्होंने क्या कहा कि पोस्टुलेट दैट मोर देन वन नीड मे बी ऑपरेटिव एट द सेम टाइम। उसने कहा
मैस्लो ने कि एक के पर बात दूसरी या तीसरी आती है, इसने कहा, क्या कहा कि एक समय पे एक से ज्यादा नीड काम आ सकते कर हैं। सकती है। ठीक है। थर्ड, मैस्लो आर्ग्यू दैट अ पर्सन विल स्टे इन सर्टेन लेवल अंटिल दैट नीड इज, तो उसने कहा, मैस्लो ने कहा था जब ये पूरा होगा तब दूसरे पे जाएंगे, तब तीसरे पे जाएंगे, तब चौथे पे जाएंगे बोला। बट इसने कहा कि एक साथ दो में रह सकते हैं। काउंटर बाय नोटिंग दैट हायर लेवल नीड इज फ्रस्ट्रेटेड, द इंडिविजुअल डिजायर टू इंक्रीज द लोअर लेवल नीड टेक्स प्लेस। तो कई बार क्या बोला उसने, इंडिविजुअल डिजायर टू इंक्रीज अ लोअर लेवल नीड टेक्स प्लेस, मतलब अगर वो ऊपर नहीं जा पा रहा, व्हेन हायर लेवल नीड इज फ्रस्ट्रेटेड, नहीं मिल पा रही, तो क्या करता है, नीचे वाली नीड से ही अपनी डिजायर को इंक्रीज करता है, जो है उसी से काम चलाओ। ठीक है, चलो अगला। सर सर थर्ड वाले हाँ। को कैसे? थर्ड वाले में ही कह रहा है कि वो ये कहता था मैस्लो, ये है ना 5 स्टेप, वो कहता था पहले यहां से, जब पहले से जाएगा तभी दूसरे में जाएगा, दूसरे से तीसरे में, ऐसे जाएगा। इन्होंने कहा कोई जरूरी नहीं है कि ये स्टेप बाय स्टेप जाए। इन्होंने कहा कि विल स्टे द सर्टेन लेवल अल्टिल द नीड, जब तक वो इस वाली पोजीशन पे तब तक है जब कि ये वाली नीड पूरी हो रही है, और अगर when a higher level need is frustrated, आपके ऊपर की कोई नीड फ्रस्ट्रेटेड हो रही है तो आप नीचे वाले से ही काम चलाओगे। द इंडिविजुअल डिजायर टू इंक्रीज अ लोअर लेवल नीड टेक्स प्लेस। जैसे मान लिया आपको जॉब में सिक्योरिटी नहीं मिल रही, उन्होंने कहा साहब हमारे वहां कोई सिक्योरिटी नहीं है, तो आप क्या करोगे, सैलरी ज्यादा जो होना चाहिए। फिजियोलॉजिकल है उसी से एंजॉय करोगे, कहें ठीक है साहब थोड़ी सैलरी बढ़ा दो। ठीक है। फिर है achievement motivation theory. Achievement motive, according to this theory there are 3 needs, namely need for achievement, need for power और need for, ये भी एक क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, कि नीड के टाइप कितने होते हैं भाई। किसी को अचीवमेंट की नीड होती है, किसी को पावर की, और किसी को एफिलिएशन। एफिलिएशन। ठीक है। ये सर नीड फॉर एफिलिएशन क्या है सर? एफिलिएशन। एफिलिएशन लोगों से जुड़ा रहना, जैसे नेता लोग होते हैं, हाँ सर ठीक है। ये जैसे ये होते हैं ना बाबा लोग, खूब बड़े बड़े 1000 लोग सुनने आते हैं इनको, नीड फॉर एफिलिएशन हो सकता है। ठीक है, चलो नीड फॉर अचीवमेंट, ये सब चीजों के बारे में एफिलिएशन में देखो क्या दे रखा है इसने, ये देखा, इंडिविजुअल एग्जिबिटिंग दिस नीड टू डोमिनेंट मोटिव derive satisfaction from being social with the interpersonal activity. They have strong need to interpersonal tie and to get close to the people psychologically. वही जुड़ना लोगों से ना। ठीक है, ask them to choose between worker। ठीक है, अच्छा एक क्वेश्चन यहाँ से आ गया आपका, व्रूम्स एक्सपेक्टेंसी मॉडल। तो विक्टर एच व्रूम है ये, इनका एक लाइफ एक्सपेक्टेंसी मॉडल है, इसको वैलेंस थ्योरी भी बोलते हैं। दिस थ्योरी हैज सेवरल नेम्स सच एज इंस्ट्रूमेंटलिटी थ्योरी, जैसे इसी का नाम क्या है, इंस्ट्रूमेंटलिटी थ्योरी, पाथ गोल थ्योरी एंड वैलेंस इंस्ट्रूमेंटलिटी एक्सपेक्टेंसी थ्योरी। द एक्सपेक्टेंसी, इसको अधिकतर एक्सपेक्टेंसी नाम से जानते हैं। ठीक है, मॉडल इज बेस्ड ऑन द बिलीफ दैट मोटिवेशन इज डिटरमाइंड बाय द नेचर ऑफ द रिवार्ड पीपल expect to get a result of their job performance. The underlying assumption is that a man is rational being will try to maximize his perceived value of such reward. तो expectation उसकी जो है, he will choose an alternative that would give him maximum benefit, उस पे चला जाएगा जहाँ से ज्यादा benefit मिला। People are highly motivated if they believe that a certain type of behavior will lead to a certain type of outcome. Their extent of पर्सनल प्रेफरेंस फॉर द टाइप ऑफ वर्क, तो जो चाहते हैं उनकी एक्सपेक्टेशन जो है वो अगर मिल जाएगी तो होगा। तो इसमें क्या है, 3 चीजें हैं, क्या थी, एक्सपेक्टेंसी, इंस्ट्रूमेंटलिटी और वैलेंस। इसीलिए इसका, इस थ्योरी का नाम तीनों नामों से जाना जाता है। ठीक है, एक्सपेक्टेंसी क्या है, देयर इज ए पर्सन्स परसेप्शन of the likelihood that a particular outcome will
रिजल्ट फ्रॉम ए पर्टिकुलर बिहेवियर और एक्शन। तो कुछ बिहेवियर या एक्शंस करने से कुछ एक पर्टिकुलर आउटकम होगा ऐसा सोचते हैं। दिस लाइक्लीहुड इज प्रोबेबिलिस्टिक इन नेचर एंड डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन द एक्ट एंड द आउटकम। स्टूडेंट वर्क हार्ड ड्यूरिंग, तो उसे क्या लगता है कि मेरे मार्क्स ज्यादा आ जाएंगे। इंस्ट्रूमेंटलिटी में बोलता है इट इज अ डिग्री ऑफ एसोसिएशन ऑफ द फर्स्ट लेवल आउटकम। मतलब इंस्ट्रूमेंटलिटी का मतलब होता है जिसकी वजह से वो काम हो रहा है। तो कई लोग जब किसी का एक पार्ट हिस्सा होते हैं तो लगता है कि मैं इसमें था, मैंने ये किया इसलिए काम हुआ। फॉर एग्जाम्पल, वर्किंग हार्ड में लीड टू द बेटर परफॉर्मेंस विच इज द फर्स्ट लेवल आउटकम एंड इट में रिजल्ट इन रिवार्ड सच ए सैलरी इंक्रीज। तो पहला तो हुआ कि भैया मैं इसमें था, इस मेरे से परफॉर्मेंस अच्छी हुई। दूसरा कि अच्छा काम होने से मुझे प्रमोशन मिला या रिवार्ड मिला, विच इज द सेकंड लेवल आउटकम। इफ ए पर्सन बिलीव्स दैट द हिज परफॉर्मेंसेस विल नॉट बी रिकॉग्नाइज्ड और लेड, तो उस समय अगर उसे लगता है कि मेरे काम को पूछेंगे नहीं तो फिर वो डाउन हो जाता है। ठीक है, अगला, वैलेंस इज द वैल्यू ऑफ ए पर्सन assigned to his desired reward. He may not be willing to work hard, improve performance if the reward for such improvement performance is not what he desired. तो यहाँ पे क्या है कि रिवार्ड देना तो है, लेकिन कौन सा रिवार्ड देना है? जो उसको डिजायर है। इट इज नॉट एक्चुअल वैल्यू ऑफ द रिवार्ड बट परसेप्चुअल वैल्यू। An employee may get motivated but not get pay raise but get recognition of, उन्हें क्या सैलरी तो नहीं मिली लेकिन प्राइज मिल गया। ठीक है, आखिरी है एडम्स इक्विटी थ्योरी। ये किस चीज की थ्योरी पढ़ रहे हैं हम लोग? ये मोटिवेशन का। ये सारी मोटिवेशन की थ्योरी। मोटिवेशन। एडम इक्विटी थ्योरी, although several authors have contributed to this theory, जेम्स स्टैकी एडम्स whose formation, तो इसमें क्या है? फॉलोइंग टर्म्स आर पर्सन, द इंडिविजुअल फॉर whom इक्विटी और इनइक्विटी एग्जिस्ट। तो यहाँ पे बोला इक्विटी एंड इनइक्विटी, यानी इक्विटी का मतलब है सबको बराबर मिलना। अगर सैलरी क्या सबको बराबर मिल सकती है? नहीं। बट जो जितना काम कर रहा है उसके रेशियोज में अगर उसको सैलरी मिलती है तो हम क्या, कौन सी थ्योरी बोलेंगे इसको? इक्विटी। कंपैरिजन, एनी ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल यूज्ड बाय ए पर्सन एज ए रेफरेंस रिगार्डिंग टू इनपुट और क्या हुआ है? सॉरी सर, इनइक्विटी। इनइक्विटी उसका अपोजिट। जैसे मैं बताता हूँ, जैसे एक मैनेजर है और एक वर्कर है, जी। दोनों मिलके कोई काम कर रहे हैं। इसको तो मिल रहे हैं 100 रुपए पर घंटा और इसको मिल रहे हैं 2000 रुपए पर घंटा। तो कहीं ऐसा लग सकता है कि नहीं है, इसको 2000 मिले तो इसे कम से कम 500 तो मिलने चाहिए। जी। तो अगर ये बैलेंस नहीं है तो इनइक्विटी है। जी। इसको हम इक्वालिटी नहीं बोल रहे, जी। इक्वालिटी अलग वर्ड होता है। इक्वालिटी में तो ये निशान आ जाता है। ठीक है, इनके वहां से आवाज आई थी अभी। सरोज जी आपके वहां से तो नहीं आ रही है? नहीं सर, मेरा कोई नहीं। चलो ठीक, जरूरी नहीं कोई पास हो तो ही आवाज आए। बर्तनों की भी आवाज आती है, कोई चीज गिरने टूटने की भी आवाज आ सकती है, मशीन की भी आवाज आती है। चलो, तो पर्सन, फिर बोला कंपैरिजन, एनी ग्रुप और इंडिविजुअल यूज बाय पर्सन एज रेफरेंस, मतलब किसी बंदे से कंपैरिजन होगा कि वो कितना इनपुट दे रहा है और उसको कितना आउटपुट मिल रहा है। इनपुट, कैरेक्टरिस्टिक्स विच इंडिविजुअल ब्रिंग, जो काम करता है, जॉब, एजुकेशन, नॉलेज जो है उसकी वो इनपुट है। आउटकम क्या है? सैलरी, प्रमोशन, परफॉर्मेंस। ठीक, इस एडम इक्विटी थ्योरी क्या बता रहे हैं? क्या ये क्या? होना चाहिए, सेम होना चाहिए? क्या जी क्या? ये एडम इक्विटी थ्योरी क्या बोल रहा है? जैसे कंपैरिजन, इनपुट आउटपुट, एक बंदा का जैसे दूसरा के साथ कंपेयर करके उसी हिसाब से जितना वो इनपुट कर रहा है उसी के रेशियो में उसका आउटपुट उसको मिलना, आउटकम मिलना चाहिए। जैसे मैंने एग्जांपल दिया ना,
वर्कर को 100 रुपए, मैनेजर को 2000 रुपए, तो हो सकता है ये इक्विटी प्रिंसिपल ना हो कि ठीक है मैनेजर को 2000 मिले तो उससे कम से कम 300-400 रुपए मिल जाए, ठीक है। तो डिफरेंस जितना है उसको मिनिमाइज करने के लिए थ्योरी है। नहीं, उसके इनपुट के हिसाब से, हाँ, इनपुट हिसाब से, जैसे डिफरेंस ज्यादा है, वो गैप ज्यादा है, वो गैप गैप को ज्यादा, minimize मतलब करना उसके चाहिए। इनपुट के हिसाब से जितनी मेहनत वो कर रहा है उसे उतना मिलना चाहिए, कहने का मतलब, ठीक है। अकॉर्डिंगली पॉलिसी बनना चाहिए, मतलब होना चाहिए पॉलिसी। जैसे गवर्नमेंट का वो होता है ना, डिस्ट्रीब्यूशन होता है, तो बहुत जो गरीब होता है उसको तो 200 रुपए की छूट मिल रही है, जो बहुत अमीर है उसे छूट नहीं मिल रही है, तो क्या इक्विटी का प्रिंसिपल है ये? नहीं सर। बोलो। है। क्यों? क्योंकि अमीर के तो सड़कें बना रखी हैं, अमीर लोगों के लिए हवाई अड्डे बना रखे हैं, अमीर लोगों के लिए रेलवे स्टेशन में लॉन्च बना रखे हैं, बल्कि इस मामले में गरीब को इक्विटी नहीं मिल रही कि जितने खर्चे हो रहे, स्मार्ट सिटी बन रही है, किसके लिए बन रही है? अमीर के लिए। गांव वालों की तो नहीं बन रही ना। तो ये भी इक्विटी का प्रिंसिपल वायलेट होता है यहाँ पर भी। कि आपको डेवलपमेंट करना है तो जो बहुत गांव में रहता है उस बंदे का भी करो, और जो मेट्रो सिटी में रहता है उसका भी करो, बराबर डेवलपमेंट करो। जैसे एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी सबके लिए बराबर होनी चाहिए, ये इक्विटी प्रिंसिपल है। चलो, पोर्टर्स परफॉर्मेंस सेटिस्फेक्शन मॉडल, इसमें क्या बोलता है? दिस मॉडल स्टार्ट्स विद द प्रीमिसेस दैट मोटिवेशन डज नॉट इक्वल सेटिस्फेक्शन and or performance. Motivational, satisfaction and performance are separate variables. इसने कहा मोटिवेशन और सेटिस्फेक्शन इक्वल नहीं है, ना ही परफॉर्मेंस, ये तीनों चीज क्या है? सेपरेट वेरिएबल है, ठीक है, और डिफरेंट वे से रिलेटेड है। एफर्ट does not directly lead to the performance, it is mediated by the ability। तो सब लोगों के प्रयास बराबर हैं तो क्या रिजल्ट बराबर आएगा? नहीं सर। नहीं, वो डिपेंड करेगा कि किस एबिलिटी वाले बंदे ने वो काम किया। द रिवार्ड दैट फॉलो हाउ दीज परसीव्ड विल डिटरमाइन सेटिस्फेक्शन। द मॉडल सेज द परफॉर्मेंस लीड टू सेटिस्फेक्शन। चलो, रीइंफोर्समेंट थ्योरी तो आपको पता है क्या होता है। कोई काम अच्छा कर रहा है तो क्या करो? वेल डन बोल दो, तालियां बजवा दो, ठीक है, इनाम दे दो। चलो ये कर लो जरा जल्दी से, बोलो। करेक्ट। ERG थ्योरी वाज डेवलप्ड बाय एडल्फर्ड, ठीक था? चलो अगला, there are 4 needs as per the achievement motivation theory। कौन सी थी achievement motivation theory? Need of achievement अचीवमेंट, पावर एंड or एफिलिएशन। power and तीन थी affiliation। ना? हाँ, तीन थी, अचीवमेंट, पावर और एफिलिएशन, ठीक है। और ये क्या बोल रहा है? गलत हो गया, ठीक है। इंस्ट्रूमेंटलिटी थ्योरी इज अनदर नेम ऑफ एक्सपेक्टेंसी, बिल्कुल ठीक है। इसके 3 नाम थे ना, एक्सपेक्टेंसी, इंस्ट्रूमेंटलिटी और बैलेंस थ्योरी, ठीक है। अगला, 5 आइटम इन इक्विटी थ्योरी, 4 कौन कौन से? पर्सन, कंपैरिजन, इनपुट, आउटकम्स। एडम की थी ना ये? ठीक है। 5 reinforcement theory has positive and negative reinforcement। बोलो। ट्रू है। नहीं, 2 है। जब बच्चा गलत काम करता है, पिताजी एक थप्पड़ मार देते हैं, वो कौन सा reinforcement है?
नेगेटिव नेगेटिव कल से मत करना, ठीक है। Individual's behavior is one situation, does not influence that individual behavior in a similar situation. फॉल्स फॉल्स होना चाहिए। मतलब दोनों तरफ से होता है क्या? Individual's behavior is one situation, In one situation, it does not influence. does not influence that individual behavior in a similar situation. नॉट काटने से मोस्ट ज्यादा अप्रोप्रिएट लगता है। नॉट हटा के पढ़ो। Individual's behavior is one situation, In influence that individual's behavior in similar situation. नहीं, सिमिलर सिचुएशन में सेम करेगा, नहीं, ये बात तो ठीक है। अगर सिचुएशन सेम होंगी तो इंडिविजुअल का जो बिहेवियर है वो क्या करेगा? इन्फ्लुएंस करेगा। बट नॉट लगाने से क्या होगा? ये गड़बड़ होगा, ठीक है। चलिए, तो बाकी फिर सुबह देखते हैं इसको, और फिर हम अगला टॉपिक भी शुरू कर देंगे। कल सुबह हो भी जाएगा, हो सकता है कल हम, हाँ ये भी अच्छा टॉपिक है, इसमें से भी क्वेश्चंस बनते हैं ना। अगर टाइम मिलेगा तो अगला भी शुरू कर देंगे, ठीक। ये कौन सी यूनिटी? 22। तो 22 के बाद 23। चलो, अच्छा, लास्ट जो क्लास ले रहा था मैं अभी, जो 9 बजे खत्म हुई थी, उसमें कुछ पूछ रहे थे लास्ट में, जैसे मैंने बंद किया सी वहां से हेलो करके कुछ आवाज आई थी। चलो, अब सो गए होंगे ना। सर रिवीजन कब स्टार्ट होगा? संडे। संडे को एग्जाम है सर। मंडे को एग्जाम है सर। सॉरी, वो क्या बोलते हैं, सैटरडे। सैटरडे का मॉर्निंग। सैटरडे मोस्ट प्रोबेबली शायद 8:30 से करेंगे, ठीक है। ओके ओके। कल तो हम सुबह ए मॉड्यूल कवर करेंगे, बी और कुछ पार्ट ऑफ ए। ए का इम्पोर्टेंट पार्ट्स सर आप बताना। हाँ, 3 करा देंगे, बजट वाला करा देंगे, जीडीपी करा देंगे। जस्ट तो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आर दीस सर। ठीक है, ओके चलो कल सुबह मिलते हैं। सर हेलो।